तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र। सर अपवाह तंत्र क्या होता है? तो सर बेसिकली हम इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की समस्त नदियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जितनी भी भारत में नदियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मैं बात करूं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जितनी भी नदियां मैंने कहा, इन सभी नदियों का, इसके अलावा बहुत सारी नदियां, उनका समस्त अध्ययन इस टॉपिक के तहत करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है भारत का अपवाह तंत्र। तो बेसिकली मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि सर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी शब्दावलियाँ बहुत ज़रूरी होता है। उसकी शब्दावलियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर उस टॉपिक की शब्दावलियाँ सही से नहीं पढ़ी जाएंगी तो वो टॉपिक भी सही से नहीं समझ में आएगा। शब्दावली क्या समझो, जैसे यहाँ लिखा है अपवाह तंत्र। अब मैंने तो कह दिया अपवाह तंत्र, मैं अगर नदी नहीं कहता तो आपको क्या समझ में आता? ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? नहीं आता। तो मैंने कहा भारत का अपवाह तंत्र, क्या कुछ समझ में आ रहा? क्या पढ़ने वाले? नहीं। अगर इस अपवाह तंत्र पता चल जाए ये क्या है तो बट टॉपिक पूरा समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, तो ये होती है शब्दावलियाँ। तो बेसिकली हम आज के इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे अपवाह तंत्र की कुछ शब्दावलियाँ, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, फिर उसके बाद टॉपिक का आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज प्रमुख रहेंगी शब्दावलियाँ। टॉपिक संबंधित मूल शब्दावली। मूल शब्दावलियाँ, कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, इनको पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, मूल शब्दावलियाँ। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक रहेगा मूल शब्दावली। अगर मैं बात करूं सर मूल शब्दावलियों की, जैसे बहुत सारी शब्दावलियां हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगर बहुत सारी शब्दावलियां आती है, जैसे मैं नंबर 1 से क्रम से याद बताऊं आपको, तो पहला एक शब्द आता है, यहाँ लिखा दे कि अपवाह। तो अपवाह एक अलग शब्द है। अपवाह एक शब्द लिखा है यहाँ पे अपवाह। दूसरा शब्द है, इन दोनों से मिलकर बना अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तीसरा जो शब्द है सहायक नदी। सहायक नदी। चौथा जो अगला शब्द है उसका शब्द है मुहाना। मुहाना। पांचवा अगला शब्द है, अगर मैं बात करूं ये अगला नदी का स्रोत। नदी का उद्गम या स्रोत। उद्गम या स्रोत क्या होता है सर? नदी का उद्गम या स्रोत क्या होता है? अगला जो छठा शब्द निकल के आता है वो है वितरिका। 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 अगला छठा शब्द क्या है? वितरिका। अगर मैं बात करूं इसी क्रम में अगला जो शब्द है वितरिका। वितरिका के अलावा अगला शब्द निकल के आता है संगम। 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 इसके अलावा मैं अगला जो शब्द है जल संभर। जल संभर, इसे कहते हैं जल विभाजक। जल विभाजक भी कहते हैं जल। इसके अलावा मैं कुछ अन्य शब्दों की मैं बात करूं, नदी रूपरेखा एक अगला शब्द आता है। नदी रूपरेखा। नदी रूपरेखा और रूप रेखा। नदी रूप रेखा। नदी रूपरेखा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर। एक है अपवाह, एक है अपवाह तंत्र, एक है सहायक नदी, एक है मोहाना, एक है नदी उद्गम, एक है वितरिका, एक है संगम, एक है जल संभर, एक है नदी का रूप रेखा। रूप
रेखा। अब समझना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। अगर इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का अप्पवा तंत्र, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, भारत की समस्त नदियाँ। तो उनको पढ़ने से पहले इन शब्दों का मैं ज्ञान होना चाहिए। अगर इन शब्दों का मैं भली बात ही अच्छा ज्ञान नहीं है तो ये टॉपिक सही से समझ में तो नहीं आता। तो इसलिए इन जो शब्दावलियाँ लिखी है इनको बहुत ज़रूरी समझना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली हम क्रम से स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है अप्पवा, पहला शब्द आपको दिख रहा है अप्पवा। तो अप्पवा क्या है सर, अप्पवा क्या है सर, समझना प्रयास करना। अप्पवा क्या है, अप्पवा, अप्पवा क्या है समझना। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, अप्पवा क्या है, जल का बहना, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह, जल का बहना। मैं क्या कह रहा हूँ, अप्पवा क्या है, अपवाह, अपवाह मतलब जल का बहना। तो निश्चित वाहिका, वाहिकाएं मतलब नदियाँ, नदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से लिखेंगे इसके सामने, निश्चित, निश्चित निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह, जल का प्रवाह अर्थात जल का बहना। अगर कोई निश्चित क्या है सर, ये निश्चित क्या है, वाहिकाएं हैं अर्थात कुछ नदियां हैं निश्चित, उनके माध्यम से जल कैसा हो रहा है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं जल का अपवाह। तो ये क्लियर हुआ अप्पवा क्या है, अप्पवा क्या है, तो ये शब्द क्लियर हुआ। और दूसरा शब्द लिखा है अप्पवा तंत्र। अप्पवा तंत्र क्या है, अप्पवा तंत्र क्या है, जब बहुत सारे जल प्रवाह हैं, जब बहुत सारी वाहिकाएं आपस में मिल जाती हैं, अर्थात जब बहुत सारी नदियां आपस में मिलती हैं तो जो तंत्र बनता है उसे कहते हैं हम अप्पवा तंत्र। दूसरा शब्द लिखा है अप्पवा तंत्र, यहाँ लिखा देगी अप्पवा तंत्र। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे फिर, देखो कई नदियों के मिलने से, नदियों या फिर वाहिकाओं, एक ही बात है, कई नदियों के, कई नदियों के मिलने से जो तंत्र बनता है, जो क्या बनता है, तंत्र बनता है, उसे हम अप्पवा तंत्र कहते हैं। तंत्र बनता है उसे कहते हैं हम अप्पवा तंत्र, अप्पवा तंत्र कहते हैं। सही बात है सर। जब बहुत सारी नदियां आपस में मिलेंगी तो एक तंत्र का निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, क्या बायोलॉजी जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं, एक ये हमारा तंत्र है। जैसे कि बहुत सारे तंत्र है बॉडी में, नर्वस तंत्र है, तंत्र का तंत्र, बहुत सारे तंत्र होते हैं, कशेरुकी तंत्र, हाँ तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो क्या होता है, बहुत सारी जब अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, बहुत सारी अंग मिल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, तंत्र बनेगा। तो इसी प्रकार से जब बहुत सारी नदियां आपस में मिलती हैं तो एक तंत्र बनाती है, उसे कहते हैं अप्पवा तंत्र। अप्पवा मतलब बहना, तंत्र का मतलब बहुत सारी नदियां अर्थात वाहिकाएं जब मिलती हैं तो आपस में क्या बनता है, एक अप्पवा तंत्र बनता है। क्या बनता है सर, अप्पवा तंत्र, सॉरी। अब अगले लिखा है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है, जब एक मुख्य नदी में, समझना, जब एक मुख्य नदी में कोई अन्य नदी आकर मिलती है। सहायक नदी क्या है, जब एक मुख्य नदी में, जब एक मुख्य नदी में, मुख्य नदी में कोई छोटी सहायक नदी मिलती है, सहायक नदी मिलती है तो उसे कहते हैं हम उसकी सहायक नदी। क्यों सर, एक मुख्य नदी है, जैसे मैं मान लेता हूँ गंगा नदी है। अब गंगा नदी में कोई नदी मिल जाए, सोन नदी मिल जाए, कोई भी नदी मिल जाए, यमुना मिल जाए, तो ये क्या है, उसकी सहायक नदी है। सही बात है सर। तो मैंने कहा जब एक मुख्य नदी में कोई एक छोटी नदी मिलती है तो उसे उस नदी की सहायक नदी कहते हैं। सही है, क्योंकि गंगा से तो छोटी ही होगी। सही है, बात क्लियर हुआ। अगला लिखा है मुहाना। अगला शब्द क्या लिखा है,
मुहाना। मुहाना तो बेसिकली मुहाना क्या है सर? जैसे मान के चलना एक नदी है, एक नदी कहीं से निकली, बात को समझना, एक कोई नदी है वो कहीं से उसका उद्गम हुआ। अब उद्गम के होने के साथ साथ उसका कहीं अंत तो होगा, कहीं तो वो समाप्त तो होगी, समझना, कहीं तो उसका मुहाना बनेगा। ऐसा तो है नहीं कोई नदी निकल गई अब पता नहीं कहाँ है, नहीं, वो कहीं ना तो जाएगी, किसी महासागर में जाएगी, सागर में जाएगी, किसी नदी में जाएगी, कहीं तो जाएगी। चूंकि हमने कहा दिया अगर किसी नदी में जाएगी तो वो सहायक नदी है। फिर मुहाना क्या है सर? मुहाना क्या है तो समझना, जब कोई नदी अपना प्रभाव खत्म कर देती है, अर्थात उसका बहना खत्म हो जाता है या फिर समुद्र में मिल जाती है, तो उसे कहते हैं उसका मुहाना। लिखेंगे इसके सामने, जब किसी नदी का प्रवाह क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या वो क्या हो जाए, समुद्र में मिल जाए। अब प्रवाह खत्म हो गया तो किसी में तो मिलेगी, प्रवाह खत्म है या तब किसी जलराशि में मिलेगी। जब किसी नदी का प्रवाह खत्म हो जाए और समुद्र में मिल जाए तो समुद्र क्या हो गया, उसका मुहाना हो गया। क्लियर है? जब कोई नदी अपने उद्गम से लेकर अपना रास्ता तय करने के बाद किसी महासागर सागर में मिलती है तो मिलने को ही क्या कहते हैं, उसका मुहाना कहते हैं, अर्थात उसका एंड कहाँ पे हुआ। क्लियर है? अगला जो शब्द है नदी का उद्गम, तो उद्गम क्या है सर? जब जहाँ से नदी उद्गम होती है, अर्थात जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से उसकी पैदाइश होती है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, वही क्या होता है, उसका उद्गम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जहाँ से वह निकलती है, जहाँ से भी वह निकलती है वो उसका वो क्या कहलाएगा, उस नदी का उद्गम कहलाएगा। बहुत सही है। अगला लिखा है बितरिका, अगला शब्द लिखा है बितरिका। मतलब सर यो ना शब्द ना आ रहा समझ में, बितरिका कहा है, तो यू टेंशन मत लो, है ना, बोल क्या को टेंशन ले रहे, तो समझो मैंने कहा बितरिका। तो बेसिकली बितरिका कुछ नहीं होती, एक मुख्य नदी है, समझना, एक क्या है, मुख्य नदी है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक ये नदी है कोई इस प्रकार बह रही है, अब क्या हो जाए, इसमें से कोई धारा टूट जाए, इस प्रकार से यहाँ से टूट जाए एक धारा और ये अलग चली जाए कोई दिशा में। एक मुख्य नदी थी, उसमें से एक धारा टूट गई और टूटने को ही जो धारा टूटी उसे ही हमने क्या कहा, बितरिका कहा। कुछ नहीं, सिस्टम सी बात है। जब एक मुख्य नदी से कोई धारा टूट जाती है और टूटने के बाद किसी भी दिशा में बहने लगती है, अर्थात उसमें उस मुख्य नदी में फिर कभी नहीं मिलती, वो चाहे इधर चली जाए या कहीं चली जाए, लेकिन उसमें नहीं मिलेगी दोबारा से, तो उसकी क्या हो गई, बितरिका हो गई। तो लिख सकता हूँ मैं, लिखेंगे क्या, बितरिका। शॉर्ट में लिखेंगे मुख्य नदी से टूटी धारा, मुख्य नदी से टूटी धारा या अलग हुई धारा, अलग हुई धारा। क्लियर? अगला शब्द लिखा है नीचे, संगम। संगम सर, संगम क्या होता है? अगला शब्द क्या लिखा नीचे, संगम। तो बेसिकली संगम क्या होता है? संगम वो होता है जब दो या दो से अधिक नदियाँ, जब दो या दो से अधिक नदियाँ एक किसी स्थान पर मिलती हैं। जैसे मान के चलना कोई स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ मिल जाएं, जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, तो ये क्या है, दो या दो से अधिक नदियाँ एक ही स्थान में मिल जाएं, तो उसे कहते हैं हम संगम। तभी तो कहते हैं प्रयाग संगम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या लिखा, संगम। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक नदियाँ, अधिक नदियाँ मिलती हैं किसी स्थान पर, क्या करती हैं, मिलती हैं, तो उसे हम संगम कहते हैं। ये तो दिक्कत ही नहीं है सर संगम में। अगला लिखा है जल संभर या जल विभाजन सॉरी, जल संभर या जल विभाजक। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जब दो जल राशियाँ अलग होती हैं, जब दो जल राशियाँ अलग होती हैं तो उसे हम जल संभर कहते हैं। दो जल राशियाँ पृथक होती हैं, दो जल राशियाँ जब पृथक होती है तो हम जल संभर कहते हैं, पृथक होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई नदी है और एक दूसरी नदी है, उसके बीच में जो, तो दो जल राशियाँ जहाँ पृथक हो रही हैं, दो जल अलग हो रहे हैं, तो उसे जल संभर कहते हैं। सिंपल सी बात हम समझो। अगला लिखा है
नदी रूपरेखा, नदी रूपरेखा, ये भी शब्द है एक, नदी रूपरेखा। तो सर नदी रूपरेखा क्या है, या कोई रूपरेखा बनाती है? नहीं सर, समझना, जब कोई नदी किसी स्थान से उद्गमित होती है और उद्गम होने के बाद वो चलना शुरू करती है, किसी भी दिशा में चलेगी सर, बहुत बढ़िया। क्यों? उसको ढलान मिलेगी वो उधर जाएगी। नदी की विशेषता क्या होती है? जिधर उसको ढलान मिलेगी वो उधर चलना स्टार्ट कर देगी, बस। तो जब भी कोई नदी उद्गम होती है तो उद्गम होने के बाद जहाँ उसका मुहाना होता है, जैसे यहाँ से निकली और यहाँ ख़त्म हो गई, अर्थात यहाँ महासागर में ख़त्म हो गई, विलीन हो गई, तो यहाँ से उसकी जो पूरी रास्ता होती है, उसकी उद्गम से लेकर उसके समापन पर, उसके उद्गम से लेकर उसकी मुहाने तक के बीच में जहाँ बिंदुओं पर उसकी जो गहराई मापी जाती है, उसे ही कहते हैं हम नदी रूपरेखा। लिखेंगे नदी के उद्गम से, नदी के उद्गम से मुहाने तक के विभिन्न बिंदुओं पर नदी की गहराई, तो ये हो गया हमारी प्रमुख शब्दावलियाँ। और ये बेसिकली आपको पता रहना भी चाहिए कि अगर आप नदी पढ़ रहे हो, कोई भी नदी पढ़ रहे हो संसार की, ये शब्दावलियाँ नहीं पता तो फिर क्या मतलब पढ़ने का। तो ये बेसिकली आपको शब्दावलियाँ हमेशा ही याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नोट कर लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना जो कर लो, जल्दी करना फिर। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब आगे चलते, एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये प्रमुख शब्दावली आप नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना, जो करना वो कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो, फेमस होने, मतलब सॉरी टाइम बचाने के लिए स्क्रीनशॉट लिया करो। हाँ, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है, उसे कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। तो बेसिकली अगर कोई नदी है तो बह रही है, तो बहने के क्रम में या तो कुछ आकृतियों का निर्माण करेगी वो, या बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी तो वृक्ष के झाड़ीनुमा मिलेंगी, या एक ही स्थान से बहुत सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहेंगी, या फिर अलग अलग दिशाओं से बहकर एक ही स्थान पर आकर मिलेंगी, या फिर दो या दो से अधिक नदियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। तो बहने के क्रम में ये बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करती है, जैसे कहते हैं हम उसका प्रतिरूप। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है अपवाह प्रतिरूप। हेडिंग अगली बना लेना, कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो इसके तहत हम कुल कितने 5 अपवाहों का अध्ययन करते हैं। कितने? 5 अपवाह प्रतिरूपों का क्या करते हैं, ठीक है। बेसिकली भारत के संदर्भ में हम 5 अपवाह प्रतिरूप पढ़ते हैं। प्रतिरूप समझना, प्रतिरूप का मतलब है उसका रूप, यानी कि नदी जो बह रही है उसका रूप क्या है, किस प्रकार की आकृति बना रही है, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मैं आपसे कहूँ तो बेसिकली भारत में 5 अपवाह प्रतिरूप मिलते हैं। पहला जो मिलता है उसे हम कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप।
पहला जो प्रतिरूप मिलता है हमें वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या लिखा है सर यहाँ पे? पहला जो मिलता है हमें वृक्षाकार प्रतिरूप, अर्थात बहुत सारी नदियाँ जब बहने के क्रम में वृक्ष की जैसी आकृति बनाती है, ये लिखा, तभी तो लिखा है वृक्षाकार, अर्थात वृक्ष के आकार जैसी आकृति बनाती है, तो उसे हम कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। प्रतिरूप का समझ में आ रहा है कि? ठीक है, तो लिखेंगे जब नदियाँ बहने के क्रम में जब नदियाँ बहने के क्रम में वृक्षनुमा आकृति बनाती है, वृक्षनुमा क्या बनाती है? आकृति बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? है ना? क्या कहते हैं सर? उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ वृक्षाकार प्रतिरूप मैंने आप समझा दिया। यहाँ पे जब नदियाँ बहने के क्रम में वृक्षाकार नुमा, वृक्ष की नुमा आकृति बनाती है, जैसे वृक्ष में बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, एक पेड़ है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं, तो जो शाखा नुमा जो आकृति होती है उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर भारत की नदी, जैसे कि गंगा नदी। अब गंगा नदी में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, समझना, ये उत्तराखंड मान लो, यहाँ से इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम हुआ, इस प्रकार उद्गम होने के बाद इस प्रकार बढ़ती आ गई और इस प्रकार कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी, अर्थात बांग्लादेश में के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ये है। और यहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, किसका? गंगा नदी। एग्जाम्पल किसका? ये गंगा नदी का। अब समझना, ये क्या है? गंगा नदी है कोई, ये क्या है? नदी का नाम है गंगा नदी। यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, ये स्थल है उत्तराखंड। ये तो हम पढ़ेंगे नहीं है, तब पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। बेसिकली ये नदी है गंगा नदी। अब इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिल जाएँ, समझना, ये बहुत सारी क्या हो जाए? सहायक नदियाँ मिल जाएँ इसमें। सर ये कोई नदी मिल जाए, 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 ये नदी, समझना, ये नदी मिल गई, ये इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, इधर से एक, इधर से यहाँ से। अब मुझे बताना आप लोग, सभी लोग, क्या ये आपको एक वृक्ष के जैसे, जो एक वृक्ष होता है उसमें जो शाखाएं होती हैं उस जैसी आकृति नहीं लग रही? जी हाँ, एक वृक्ष है सर, बीच में हमें दिख रहा है, उसमें ये बहुत सारी क्या है? शाखाएं हैं, तो इसलिए तो कह रहे हैं इसको वृक्षाकार प्रतिरूप। समझ में आ गया? जब बहुत सारी नदियाँ बहने के क्रम में वृक्ष के नुमा जैसी आकृति बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। समझ में आ गया? ये है वृक्षाकार प्रतिरूप। क्लियर है? ये वृक्ष है, इसमें ये बहुत सारी क्या है? इसकी शाखाएं हैं। ये सहायक नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदियाँ शाखाएं हैं और मुख्य नदी वृक्ष है। क्लियर हुआ? साफ करें, आगे चले। अगला जो प्रतिरूप निकल के आता है उसे कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब इसको समझना, दूसरा क्या लिखा है? अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है किसी एक पर्वत या पहाड़ी से, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी एक पर्वत या पहाड़ी से बहुत सारी नदियाँ विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं। बहुत सारी नदियाँ, एक पे पर्वत है, अब इस पर्वत से बहुत सारी नदियाँ एक दिशा में, एक इतनी दिशा में, एक इस दिशा में, बहुत सारी नदियाँ इस पर्वत से निकल जाएँ एक ही मुख्य बिंदु से। जब बहुत सारी नदियाँ विभिन्न दिशाओं में बहती हैं, विभिन्न दिशाओं में बहना स्टार्ट करती हैं, तो इसे कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। जैसे मैं बात करूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, सब समझना, जब कई नदियाँ, कई की बात कर रहा हूँ मैं, जब कई नदियाँ
एक एक ही पहाड़ी से, एक ही पहाड़ी या कह लो या पर्वत कह लो, पहाड़ी ब्रैकेट में पर्वत, पर्वत से निकलती हैं, निकल कर कह दो, निकल कर विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। यहाँ लिखा है जब कई नदियाँ अर्थात बहुत सारी नदियाँ एक ही पहाड़ी या पर्वत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती हैं। प्रवाहित, एक होता है प्रभावित, किसी चीज़ को प्रभावित करना, एक होता है प्रवाहित मतलब बहना, किसी का फ्लो करना। ठीक है, तो मैं कहा अर्य अपवाह प्रतिरूप क्या है, तो मैंने कहा सर जब एक निश्चित पहाड़ी से, ये कोई पहाड़ी है, ये मैंने आपके सामने कोई पहाड़ी बना दी, ठीक है सर, ये हमारे सामने कोई पहाड़ी है, ठीक है। अब इस पहाड़ी से बहुत सारी नदियाँ निकल जाएं, एक की दिशा ए हो जाए, एक नदी की दिशा ए हो जाए, एक नदी की दिशा ए हो जाए, एक नदी की दिशा ए हो जाए, एक की ये हो जाए, तो क्या मुझे बताओ, मैंने कहा जब कई नदियाँ एक ही पहाड़ी या पर्वत से, एक ही पर्वत है पहाड़ी है, निकल कर विभिन्न दिशाओं में प्रभावित हो जाए, ये दिशा देखिए इनकी, एक की दिशा ए है, 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 तो विभिन्न दिशाएं हो गई, तो ये क्लियर हुआ यह बिंदु। और ये अपवाह प्रतिरूप, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका उत्तर भारत था, गंगा नदी थी, इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक पर्वत। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये किस पर्वत को मान, इसको कह दूँ मैं अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक पर्वत। ये कहाँ मिलता है सर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ये पर्वत मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं कौन सा सर, आगे जो है केंद्राभिमुख, अगला जो अपवाह प्रतिरूप है उसे कहते हैं हम केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख भिमुख, अगला जो प्रतिरूप है उसे कहते हैं केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख देखो शब्द से क्लियर हो रहा है, केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की ओर मुख, मतलब सारी नदियां एक ही स्थान पर आके मिल जाए। इसमें क्या होगा सर, जब बहुत सारी नदियां विभिन्न दिशाओं से बहकर, विभिन्न दिशाओं से बहकर, क्या करके, बहकर किसी एक स्थान पर मिलती है, किसी एक स्थान पर मिलती हैं, इसे कहते हैं मिलती हैं, तो इसे कहते हैं केंद्राभिमुख। मतलब ये हुआ मेरा कहने का मतलब, मैंने कहा ये कोई झील है या तालाब है, ये कोई क्या है, झील या तालाब, ये हुआ। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस झील या तालाब में, एक नदी यहाँ से आ रही है सर, कोई नदी, एक नदी यहाँ से कोई नदी आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से, इस प्रकार से। तो विभिन्न दिशाओं से नदी आकर कहाँ जा रही है सर, एक ही स्थान पर, एक ही जगह क्या हो रही हैं, उनका समापन हो रहा है, अर्थात एक ही स्थान पर मिलती हैं। देखिए मिल गई यहाँ पर, एक ही बिंदु पर का समापन हुआ, एक तालाब था, एक झील थी, तो किसी एक बिंदु पर क्या हो गया है, समाप्त हो जाती है। तो इसे कहते हैं केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख अपवाह तंत्र, इसमें लिख लेना। और आगे अपवाह तंत्र क्या है, केंद्राभिमुख अपवाह तंत्र। ठीक है, अगला जो अपवाह तंत्र है, अगला जो क्रम का अपवाह तंत्र है उसे कहते हैं हम जालीनुमा अपवाह तंत्र। जालीनुमा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। सर बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर जब नदियां बह रही हैं और बहने के क्रम में अगर जालीनुमा आकृति बना ले, अगर जालीनुमा आकृति बना ले तो उसे कहेंगे जालीनुमा अपवाह तंत्र। जैसे सर समझना, कोशिश करें, प्रयास करें, समझना। अब मैंने कहा लिख दो यहाँ पर, बहने के क्रम में, बहने के क्रम में जब जालीनुमा आकृति बन जाए,
जालीनुमा आकृति बन जाए, जालीनुमा आकृति बन जाए, आकृति बन जाए। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। अब मैं जालीनुमा आकृति का मतलब क्या आया, जैसे जालीनुमा आकृति कैसी सर, जैसे ये होती है जालीनुमा आकृति, एक नदी दूसरी नदी तीसरी नदी, ये समांतर बह रही है नदियाँ, इस प्रकार बह रही, और एक समय समांतर ये बह जाए, इधर से भी कुछ नदियाँ समांतर बहने लगी, तो ये क्या जालीनुमा आकृति नहीं बन गई? समझ पा रहे हैं? जब दो या दो से अधिक नदियाँ समांतर बहती हैं और बहने के क्रम में क्या हो जाए, फिर जालीनुमा आकृति बना दे, तो उसे कहते हैं हम जालीनुमा अपतंत्र। ये हो गया जालीनुमा अपतंत्र, ऐसी होती है जाली सर, सही है। अब आगे जो अंतिम बचा है पांचवा, उसे कहते हैं हम आयताकार अपवाह तंत्र, आयताकार अपवाह तंत्र। अब शब्द से ही क्लियर है सर, जब नदियां बहने के क्रम में आयतनुमा आकृति बना ले, आयत जानते हो, आयत वर्ग आयत, ये सारे जो लोग जानते हैं, तो आयतनुमा आकृति बना ले तब उसे आयताकार अपवाह तंत्र कहते हैं। तो जब नदी बहने के क्रम में क्या कर ले, आयताकार आकृति बना ले, आयताकार आकृति बना ले, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे सर समझना, जैसे आयताकार आकृति क्या हुई सर, आयताकार आकृति बना ले, काय के साथ, बहने के क्रम में, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यहाँ बहने के क्रम में, ये तो हमें पता है सर, बहेगी तभी तो बनाएगी आकृति, ठीक है। अब आयताकार आकृति कैसी, इधर समझे, नीचे जगह नहीं है, इधर समझ लो थोड़ा। ये कोई नदी है, जब नदियां बहने के क्रम में आयताकार आकृति बना ले, और नदियां कैसे बहेंगी सर, नदियां बहेंगी हमेशा समानांतर, इस प्रकार से समानांतर पर, अंतर इन दोनों के बीच का समान रहेगा, समानांतर पर नदियां बहती हैं और बहने के क्रम में क्या हो जाए, आकृति बना ले, कैसी, समानांतर। जैसे ये कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, इस प्रकार से इसके बीच में एक और नदी बह रही है। अब इसमें एक नदी और मिल जाए इधर से, फिर इसमें एक नदी और मिल जाए, ये समानांतर पर, अब इधर से एक नदी और गुजर जाए, इस प्रकार से ऊपर से, तो ये बीच में क्या बन गया सर, ये बन गया आयत, क्या बन गया, आयत बन गया। ऐसे ही मान के चलना, ये कोई नदी है, ये बह रही है, इसमें नीचे से एक नदी इस प्रकार मिल जाए, इसमें फिर एक नदी इस प्रकार मिल जाए, और एक बीच में से ऐसे नदी गुजर जाए, तो ये क्या बन जाएगा, आयताकार आकृति बन गई, आयत बन गया सर। तो यही तो है, जब दो या दो से अधिक नदियाँ समानांतर क्रम में बहती हैं और बहने के क्रम में आयत के नुमा आकृति बनाती हैं, तो इसे आयताकार अपवाह तंत्र कहते हैं। अब इसमें क्या जानेंगे सर, ये क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली भारत में कितने प्रतिरूप थे नदियों के, 5, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल की क्लास से हम पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र के तहत सिंधु नदी अपवाह तंत्र। बेसिकली भारत के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, और अगला है फर्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो बेसिकली हम 3 अपवाह तंत्रों का अध्ययन करेंगे, उसमें से कल हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और बेसिकली करना भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है सही चीज़ें चल रही हैं, सही पढ़ा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, और बेसिकली हमें क्या मिल रहा है मुझे बताइए। हम यहाँ पर खड़े हैं, बोलते जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ है तो है नहीं, पर आप थोड़ा सा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो यहाँ पे थोड़ा फीलिंग बढ़ती है, और फीलिंग से मतलब ये है मोटिवेशन बढ़ता है, वो वाली फीलिंग नहीं। तो समझ पा रहे हैं ना, तो वो फीलिंग बढ़ाने के लिए आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और प्यारा सा एक कमेंट करें वीडियो में कि सर वीडियो का ये वाला पोर्शन अच्छा था, ये वाला कमी थी इसमें। तो आप जब तक कमी नहीं बताओगे वीडियो की, जब तक इसमें जो भी कमी लग रही होगी आप नहीं बताओगे, तो वैसे कैसे दूर होगी कमी। तो बेसिकली आप प्लीज़ कमेंट किया करें अच्छा सा कोई भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।